best of the content to the coaches. Yeah, I'm so happy that it became a successful program. Thank you, sir. We will plan better programs in future, because we learned some few mistakes that we committed during this period, because it was first time. Hopefully next time when we do it, it will be much better. Thank you, sir. Yeah, And it's a wonderful program, sir. Let me thank you and Pradhan sir once again, and our sports minister and the secretary sport, because it is unbelievable. We all thought that maybe क्या होगा, but जब finally unfold हुआ ये program, बहुत ही अच्छा program बना है, और बहुत लोग ने nearly 200 hours of हम लोग ने जो लगाए हैं, पूरे जो coaches, experts ने मिलके 200 साल का experience सर उन्होंने इसमें पिरोया है, और वो चीज को हम लोग ने प्रस्तुत किया है आपके बिहाफ पे पूरे बहुत अच्छा किया हमारे आचर्स को। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता था संजीव जी कि देखिए, ये जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल साई कोचेस जी। दे हैव टू सिट इन दिस एग्जाम, and others who are participating, it is not compulsory for them, but it will be better for them, because the certificate will be issued by National Testing Agency, not by SAI. Okay, so their skill will be tested, and they'll be kind of certified by a government agency. Right sir, right sir. Okay, and as you said, see the experience of so many years of the best players, the best coaches, has you have brought it before them. Sports science lectures almost every day for last about 20 days, and then it will continue for another 2 weeks. मतलब इससे अच्छा कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता था। तो their knowledge, if they undergo this test, it will be really good for them. तो जैसा कि सर सभी प्लेयर्स, सभी कोचेज आप सुन रहे हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर शिव शर्मा जी वो बहुत बता रहे हैं कि जो भी ये ऑनलाइन आपके जो कोर्स लेके आए हैं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ये एग्जाम दे पाए। स्पेशली एग्जाम जो है साई के कोचेस के लिए मैंडेटरी है, आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा एक गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से। साथ ही साथ अगर कोई और भी देना चाहता है एग्जाम, वो दे सकता है, ये जो उनको अगर ई सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो ये चीज आप सभी को बता दें। और इसके लिए फिर से दोबारा हम बता दें कि जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल होंगे, वो कोर्स से रिलेटेड होंगे, जो चीज पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड होगा। उसका पीपीटी हम सब लोग शेयर करेंगे, साई ने उसका वीडियो भी बना रहे हैं, तो जो मेरा विश्वास है कि शिव शर्मा साहब जरूर वो वीडियो को पूरे स्टेट को, ऑल साई सेंटर्स को, ऑल एक्रेडिटेड खेलो इंडिया सेंटर्स को वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप लोग उस चीज का फायदा उठा पाए आने वाले समय में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वापस ले जाता हूँ इस टॉपिक की तरफ। फिजिकल फिटनेस जो आज हम लोग ने चुना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि स्पेशली आर्चरी में जहां पे अभी तक आपने देखा, हमने मेंटल एस्पेक्ट्स को कवर किया, हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर किया, हमने टेक्निक को कवर किया, साथ ही साथ हमने इक्विपमेंट को भी कवर किया, क्योंकि आपका जो इक्विपमेंट सेटअप है और इक्विपमेंट ट्यूनिंग है उसको भी कवर किया, न्यूट्रिशन को कवर किया, आपके साइकोलॉजी को कवर किया, आपके स्पोर्ट्स साइंसेस को कवर किया, बायोमैकेनिक्स को किया, फिजियोलॉजी को किया, मेजरमेंट्स को किया। अब जो लास्ट एक टॉपिक बचता है, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पहला टॉपिक है एक आपका फिजिकल फिटनेस। अगर हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीक पे परफॉर्म करें। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपका इक्विपमेंट बहुत स्ट्रांग है, आपका टेक्निक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिजिकली फिट नहीं है तो सब चीज धरा के धरा रह जाता है। उस समय जब आप ओलंपिक में विंड चलता है या बहुत कोल्ड वेदर होता है या बहुत हॉट वेदर होता है, उन सब वेदर्स के अंदर में आपने मेंटली तो विजुलाइज कर लिया है, लेकिन शारीरिक क्षमता का होना बहुत ही जरूरत होता है। इसलिए आज हम चलते हैं नीलेश जी से, सीखेंगे क्या फिजिकल फिटनेस के बारे में ये आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेन करते हैं, और ये सब नेशनल कैंप से जुड़े हुए हैं। ये हमें बताएंगे कि क्या रूटीन होनी चाहिए। हम अपने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियन से आज, चाहे वो तरुण है, तरुणदीप राय है, चाहे अतानु दास है, चाहे अभिषेक वर्मा है, चाहे अपनी अंकिता भगत है, चाहे दीपिका कुमारी, उनसे भी जवानी भी सुनेंगे वो क्या कहते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो पर में एक चीज और बता दे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लेके आ रहे हैं, वो है आपका वीडियो एनालिसिस। वीडियो एनालिसिस आज जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में। उन सॉफ्टवेयर के तहत आप जल्दी पता कर सकते हैं कि एंगल्स कैसे हैं बॉडी के, फोर्स कैसे लग रहे हैं बॉडी में, टाइमिंग कैसे बदल रहा है। ये सब की जानकारी आज हमको कमलाकर रेड्डी जी देंगे 2 बजे, तो कृपया भूलेंगे नहीं, 2 बजे आपको दोबारा जुड़ना है।
को जानने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्पोर्ट्स साइंस का, वो जानने। बट उसके पहले चलते हैं और नीलेश जी से सुनते हैं फिजिकल फिटनेस और उसके जो पैरामीटर्स है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, वो क्या बताते हैं। ओवर टू मिस्टर नीलेश। थैंक यू सर। मेरा नाम नीलेश गुप्ता है, मैं आर्चरी कोच हूँ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। मैं आज जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ वो फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के ऊपर है कि आर्चरी के अंदर इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है और क्यों है। एक वीडियो पब्लिश किया गया था साउथ कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस 2016 में, जिसमें कुछ परफॉर्मेंस इफेक्टिंग फैक्टर्स थे। उसमें फिटनेस को 7.8% दिखाया गया था, बट वो 7.8% फिटनेस जो है उसको देखने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे एथलीट ने भी किया कि सर फिटनेस लेवल इतना कम है तो हमें फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत क्या है, अगर हम बाकी एक्सपेक्ट को पूरा करते हैं तो हम आर्चरी में मेडल ले सकते हैं। बट जब उस चीज़ को क्लियर किया गया, मैंने अपने एथलीट को क्लियर किया, वो चीज़ मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि फिटनेस जो है वो वेरी करता है कि आप किस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बिगनर लेवल आर्चर, इंटरमीडिएट लेवल आर्चर हैं, या आप जनरल प्रिपरेटरी फेज में काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन फेज में काम कर रहे हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन फेज में काम कर रहे हैं, तो फिटनेस का जो फैक्टर है, जो फिटनेस परसेंटेज है, वो अलग अलग होगा। कहीं वो 20% तक भी जाएगा, कहीं वो 25% भी जाएगा। किसी आर्चर, पर्टिकुलर आर्चर के लिए वो 25 से ऊपर भी जा सकता है। तो फिटनेस हर जगह पे अलग अलग होगा। ये जो 7.8% फिटनेस शो किया गया है, ये उस टीम के प्लेयर के लिए शो किया गया जो रेडी हो चुके हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं वो आर्चर एक लेजेंडरी आर्चर हैं जिनका नाम हिरोशी यामामोतो है। वो एक जापानीज आर्चर हैं, 1962 बॉर्न है, आज उनका एज 57 ईयर्स है। उन्होंने ओलंपिक्स के 2 मेडल जीते। पहला मेडल उन्होंने जीता था 1984 लॉस एंजल्स में, इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल। दूसरा मेडल उन्होंने जीता था 2004 एथेंस ओलंपिक में, इंडिविजुअल सिल्वर मेडल। अपने इस करियर के दौरान उन्होंने 5 ओलंपिक्स पार्टिसिपेट किए हैं। पहला मेडल जब उन्होंने जीता था उस समय उनका एज 22 साल था। जब दूसरा मेडल उन्होंने जीता उस समय उनका एज 42 साल था। तो अगर आप एक मेडल से दूसरे मेडल के बीच का गैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 से 21 साल का गैप, जिसके बाद उन्होंने दूसरा मेडल जीता। इतने लंबे समय तक अपने स्किल को मेंटेन रखने के लिए बिना फिजिकल फिटनेस के ये एक चीज इम्पॉसिबल है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनके वीडियोस भी देखेंगे, इनका कंट्रोल देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितना फिजिकल फिटनेस इन्होंने किया होगा, जिसकी बदौलत इतने साल तक अपने फॉर्म को इन्होंने मेंटेन किया है। दूसरा जो लेजेंडरी आर्चर हैं वो है सिद्धार्थ तरुणदीप राय, पद्मश्री अर्जुन अवार्डी, हमारे हिंदुस्तान के, इनको हम यामामोतो बोल सकते हैं। 1984 बॉर्न, करेंट एज 36 ईयर्स। 2 एशियन गेम्स मेडल, टीम ब्रॉन्ज और इंडिविजुअल सिल्वर मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम सिल्वर मेडल 2019, 2 ओलंपिक 2004 और 2012। अगर आप इनकी बात करें तो ये आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के आर्चर हैं और मैं भी वहीं पे काम कर रहा हूँ एज ए कोच। तो मैंने हमेशा से ऑब्जर्व किया है, एक कोच का एक आदत होता है कि वो ऑब्जर्वेशन करते रहता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी सिद्धार्थ तरुणदीप राय का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है तो जो सबसे पहला चीज है उन्होंने जिस पे उन्होंने फोकस किया वो है उनका फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले वो फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन लगातार स्किल प्रैक्टिस, लगातार कंपटीशन खेलते खेलते फिजिकल फिटनेस डाउन हो जाता है। जैसी परफॉर्मेंस उनका डाउन होता है या जैसे उन्हें ब्रेक मिलता है वो अपने फिजिकल फिटनेस को वापस से रिबिल्ड करते हैं। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे उनका फिटनेस इंप्रूव होता है वैसे वैसे उनका परफॉर्मेंस, उनका स्किल, उनका मेंटल टफनेस सब कुछ साथ साथ इंप्रूव होता है। अब हम देखेंगे कि तरुणदीप राय क्या बोलते हैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर। नमस्ते, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल फिटनेस इन आर्चरी। तो देखिए, सभी गेम की तरफ आर्चरी में भी फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि एक आर्चर जब टूर्नामेंट के लिए उतरता है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसी एनर्जी में रहना होगा। और दूसरी बात, जब वो उस टूर्नामेंट के लिए तैयारी करते हैं तो एक आर्चर कम से कम भी 500 से ज़्यादा एरो चलाना होता है।
और 500 से ज़्यादा एरो चलाने के लिए उसके अंदर उतना फिजिकल स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है और ज़बरदस्ती 500 से ज़्यादा एरो चलाना शुरू कर दिए तो फिर सबसे पहले इंजरी हो सकता है। और इंजरी नहीं भी होता है तब भी आपका बॉडी जैसे थक जाएगा, जो मसल आप यूज़ करते थे वो जैसे थक जाएगा, वो फिर दूसरा मसल दूसरा जगह से आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। फिर दूसरा मसल जैसे ही यूज होना शुरू होगा, आपका फॉर्म में चेंजेस आना शुरू होता है। फॉर्म में चेंजेस आते हैं, आपका फिर टेक्निकल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए टेक्निकली आप कभी भी स्विच ना हो पाए और हमेशा एक ही फॉर्म में आप परफॉर्म करते रहो। इसीलिए फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ा रोल करता है। सबसे टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है। और दूसरा, जो आप जितना लंबे रेस के घोड़े बनना चाहते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना फिजिकल फिट है आप उतना लंबा रेस भाग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अभी आपने देखा कि कैसे सिद्धार्थ तरुणदीप राय ने आपको बताया कि उन्होंने कनेक्ट किया फिजिकल फिटनेस को आर्चरी परफॉर्मेंस के साथ। और जब उन्होंने ये मेंशन किया कि लंबी रेस का घोड़ा, तो कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये था कि मेडल जीतना और हारना शायद आपके हाथ में ना हो, बट अगर आप मैदान में टिके रहें और बार बार लड़ाई के लिए तैयार रहें तो जरूर आप एक दिन ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। अब हम बात करेंगे 2017 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्जेंटीना में जो हुआ था, उसमें जो चैंपियन हुई थी अंकिता भगत और एन जेमसन सिंह। अब हम देखते हैं कि अंकिता भगत क्या कहती हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। हाय, मैं अंकिता भगत। आज मैं कहने जा रही हूँ आर्चरी में पावर और एंडोरेंस का कितना ज़रूरत है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्चरी में हम लोग पूरा दिन खड़े रहते हैं। लेग्स और लोअर बैक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें रोज़ रनिंग और फिजिकल फिटनेस करना चाहिए। हम लोग बोर्ड रॉ करते हैं, उसमें बैक मसल और शोल्डर का बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, नहीं तो हम लोग ने ज़्यादा पाउंडेज नहीं चला सकते। और रोज़ हम लोग 400 एरो चलाते हैं, लेकिन कंपटीशन में हम लोग 150 एरो चला पाते हैं। उसमें ही हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन का और प्रैक्टिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसीलिए कंपटीशन में माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन में डर से बॉडी स्क्वीज हो जाना, वाइब्रेशन होना, ये सब प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन इसमें ओवरकम करने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। आर्चरी में बो के साथ जितना प्रैक्टिस करना चाहिए उतना ही फिजिकल भी करना चाहिए। थैंक यू। आपने सुना कि अंकिता भगत ने भी वही बात कही जो सिद्धार्थ तरुणदीप राय ने की थी कि फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्यों है आर्चरी के अंदर। अगर आप कंपटीशन के नज़रिए से देखें, फिर प्रैक्टिस के नज़रिए से देखें, तो आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है। कुछ और रिसर्च किए गए 2012 लंदन ओलंपिक्स में। उसमें पाया गया कि क्या आर्चरी में उतनी कैलोरीज बर्न होती हैं जितनी मैराथन के अंदर होती हैं। तो जब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि एक आर्चर अगर एक कंपटीशन कंप्लीट करता है वो तो 1084 कैलोरीज बर्न करता है, जो कि सिर्फ एक वीमेन मैराथन एथलीट से 747 कैलोरीज कम होता है। बट अगर यहीं हम बात करते हैं कि एक आर्चर अपनी प्रैक्टिस की कैलोरी अगर कैलकुलेट कर पाए तो उसे पता चलेगा कि वो एक मैराथन शायद एक दिन में कंप्लीट कर पाए। कुछ और लोगों ने भी फिजिकल फिटनेस के ऊपर कमेंट्स किए थे, जिसमें यूएस के हेड कोच मिस्टर किसिकली भी हैं, जिन्होंने कहा कि एक आर्चर अगर अपना एंडोरेंस, स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करे तो वो और भी अच्छे तरीके से विंडी सिचुएशन में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से शूट कर सकता है। ये ग्राफ शो किया गया था 2012 रिसर्च के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स को कंपेयर किया गया है कि एक स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है, अगर एक टूर्नामेंट कंप्लीट होता है तो उसमें एथलीट कितनी कैलोरीज बर्न करता है, जिसमें पहले पे मैराथन है और दूसरे पे आर्चरी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि फिजिकल फिटनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आर्चरी में टिके रहना है और टिक के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेना है तो हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आर्चरी में बहुत जरूरी है। वो पहला है स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें कि आर्चरी में स्ट्रेंथ की क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम शुरू करते हैं लोअर बॉडी से अपर बॉडी, तो पूरे दिन एक आर्चर अगर 6 से 8 घंटा शूटिंग करता है तो पूरे दिन उसे खड़ा रहना होता है, जिसके लिए उसका लोअर स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है।
उसके साथ साथ अगर पूरे दिन एक आर्चर 6 से 8 घंटे खड़े होकर प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो फिजिकल फिटनेस की भी प्रिपरेशन करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कोर स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए भी उसको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बात करें, एक आर्चर अगर एलिट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है तो वो मिनिमम 46 पाउंडेज 44 पाउंडेज का बो यूज करता है। अगर वो 46-44 पाउंडेज का बो यूज करता है और एक दिन में 300, 350, 400 मोर देन 400 एरोज भी शूट करता है, उसको बहुत ज्यादा शोल्डर स्ट्रेंथ, चेस्ट स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, बैक मसल स्ट्रेंथ, फोर आर्म स्ट्रेंथ, नेक, ये सारी चीजों में कंप्लीट स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ एक बेसिक फंडामेंटल है जो सबसे पहले किसी भी एथलीट को, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है कंट्रोल। आर्चरी एक सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इसके अंदर कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि एंकर के ड्यूरेशन में बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं, जैसे कि प्रेशर का सिचुएशन होता है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है, उसके अलावा विंड होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे अंदर कंट्रोल है, अगर हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की वजह से कंट्रोल है, तो हम अपने एरो को सही जगह पहुंचा सकते हैं। नीलेश सर, स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज, थोड़ा जोर से बोलिए वो। ओके सर। थैंक्स। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का भी हमारे आर्चरी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर एक आर्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कम है, उसे इंप्रूव किया जा सकता है, बट उसके बिना काम नहीं चले। अगर एक आर्चर एंकर पोजीशन में एरो को रिलीज करता है, तो सिर्फ रिलीज हैंड ही नहीं उसका मूव करना चाहिए, उसके साथ साथ उसका रिस्ट भी फॉलो थ्रू करना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो एरो का फ्लाइट अच्छा होता है, बो में थ्रस्ट कम होता है। तो कोऑर्डिनेशन का आर्चरी में यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल है। पेशेंस एक और फैक्टर है जो कि आर्चर के अंदर होना चाहिए। पेशेंस उसके अंदर है तो वो एक एरो अगर उसका खराब भी होता है तो वो नेक्स्ट एरो को कवर करके कॉम्पिटिशन जीत सकता है। रिलैक्स की बात अगर हम करें तो रिलैक्स का कंपेयर हम लूज से नहीं करते हैं। बहुत सारे आर्चर का मिथ है कि आर्चरी में बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। तो रिलैक्स का मतलब होता है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो बॉडी एक दिन करते करते बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेता है। उस अडॉप्टेशन के बाद वो हार्ड वर्क, वो पाउंडेज, वो वेट हमें लूज लगने लगता है, बट वो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। तो हम उस रिलैक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर ये सारे फैक्टर्स हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट आर्चर होंगे। अब हम बात करेंगे टोटल ट्रेनिंग की। अभी तक तो मैंने जैसे बताया कि जो किसी इंस्टीट्यूट या किसी एकेडमी के साथ अटैच आर्चर हैं, उन्हें पता है कि टोटल ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कराया जा रहा है, वहाँ पे सब कुछ चीजें बताई जा रहे हैं। बट जो आर्चर जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अगर उनसे हम बात करें तो वो सुबह से शूटिंग स्टार्ट करते हैं और शाम तक शूटिंग करते हैं, उसके बाद वो क्लोज करके चले जाते हैं। बट अगर हमें परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें दोनों फैक्टर को देखना पड़ेगा। किसी एक फैक्टर को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल कंडीशनिंग और स्किल ट्रेनिंग। अगर हम इन दोनों चीज को साथ साथ लेके चलें, फिजिकल कंडीशनिंग में जनरल कंडीशनिंग और स्पेसिफिक कंडीशनिंग। जनरल कंडीशनिंग में हम अपने कंप्लीट बॉडी को ट्रेन करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशनिंग में हम पर्टिकुलर उस मसल्स को, उस पार्ट को ट्रेन करते हैं जो हमारे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में यूज होता है। अगर हम दोनों चीज को साथ लेके चलते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आर्चर जिनके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनके पास कोच हैं, एकेडमी है, उनके अलावा बहुत सारे आर्चर जिनके पास नहीं है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्लान किया गया है। ये एक वीकली ट्रेनिंग प्लान है। इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि जब 8 से 12 साल के बच्चों को हमें ट्रेन करना चाहिए, उस समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जितना हो सके रिक्रेशनल एक्टिविटी, रिक्रेशनल माइंड, एक प्लेफुल माइंड के साथ ट्रेन करना चाहिए। उसमें सीरियसनेस नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे खुल के उस ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट कर सकें। इसमें 3 चीजें मेंशन की गई हैं, जिसके जो पहला है स्पेसिफिक ट्रेनिंग। उसके अंदर हम हर दिन बच्चों को 20 मिनट का बो के साथ ट्रेन करा सकते हैं। ये ट्रेनिंग अगर हम शाम को कराएं, जैसे दिन में अगर हम शूटिंग प्रैक्टिस और ये सब कराते हैं, और उसके बाद शाम को अगर हम ये ट्रेनिंग कराते हैं, जब हम अपना सेशन खत्म करते हैं, तो बच्चे को एक रिकवरी का बहुत बड़ा टाइम मिल जाता है। फुल नाइट रिकवरी का टाइम मिलता है, तो नेक्स्ट डे के लिए वो फिट रहता है और रिलैक्स रहता है। दूसरा है क्रॉसफिट ट्रेनिंग। क्रॉसफिट ट्रेनिंग में बहुत अलग अलग तरीकों से बच्चों के एबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है वार्म डाउन या कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन बहुत जरूरी है। ये बचपन से ही एक आर्चर, एक एथलीट को सिखाना चाहिए कि वार्म अप और कूलिंग डाउन प्रॉपर करना चाहिए। उसमें कभी भी कोई ये नहीं, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे इस ट्रेनिंग प्लान में कि हर वीक में जो मिड ट्रेनिंग है वो चेंज है। ये चेंज इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक जैसा ट्रेनिंग कराने से बच्चों के अंदर एक बोर्डम आ जाता है। तो ट्रेनिंग हमेशा थोड़ा चेंज होना चाहिए, जिससे एक एनर्जी बना रहे, एक
एक उत्साह बना रहे एथलीट के अंदर। और लास्ट में सैटरडे को आप देखेंगे, एक दिन वेडनेसडे फुल रेस्ट है और सैटरडे को अगर पॉसिबल है तो स्विमिंग कराएं। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कंप्लीट बॉडी का ग्रोथ होता है। CrossFit Kids will be a class with kids about age 5 to 12 years old, and we integrate fun with exercise. It's a great addition to sports that they might already be playing, and it could be an off-season element that they add, or in addition to, at the same time, because they're coming just a few times a week. We are using games and fun movements and activities to help increase strength in their muscles, to help increase bone density with their bones, which is really important at a young age, and also help increase their body awareness. I'm a physical education teacher. It's just a big passion of mine, and it's because of what I see in schools and see in our society. And I see a lot of overweight and obese individuals, adults, but also kids are being impacted. And I want to help turn that around. आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ट्रेनर एक इंजॉयबल, एक प्लेफुल माहौल के अंदर बच्चों को ट्रेन करती हैं, जिससे कि उनका सारा कंप्लीट जो फिटनेस है और माइंड है वो साथ साथ ही ट्रेन होता है। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्लान है वो 13 से 16 साल के एथलीट के लिए है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी टाइमिंग को इंक्रीज किया गया है। सेम जो फर्स्ट ट्रेनिंग है उनका स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो 30 मिनट का है, और लास्ट जो ट्रेनिंग है उनका वार्म डाउन है वो कंपलसरी है, और वो उसमें भी थोड़ा टाइम इंक्रीज किया गया है। जो मिड का ट्रेनिंग वो आपने देखा है जॉगिंग एंड एंडोरेंस है। ये हम स्टार्ट करते हैं एक 12 साल के बाद, जब धीरे धीरे करके हम उसे स्टार्ट करते हैं। हम 30 मिनट का या 20 मिनट का सेशन शुरू कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपके आर्चर या जो आपका एथलीट है उसका प्रेजेंट कैपेसिटी कितना है। तो ये स्लो जॉगिंग से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोर एक्सरसाइज का टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज है, एक्सरसाइज सेम है। ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं जिनका टाइमिंग इंक्रीज किया गया है, एज ग्रुप के साथ थोड़ा टाइम इंक्रीज किया गया है। सर्किट ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग एक नई चीज इसमें इंक्लूड की गई है, वो 30 मिनट का है, और कोर एक्सरसाइजेज हैं, ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं। ये सेम चीजें हैं, ये सेम एज ग्रुप के साथ अगर हम इस ट्रेनिंग प्लान को इवनिंग में प्लान करें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्लान है वो अबव 16 इयर्स आर्चर्स के लिए है। इस ट्रेनिंग प्लान में जो ट्रेनिंग है वो सेम है, बट उसकी टाइमिंग को इंक्रीज किया गया है। जो स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग है वो हर दिन इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अगर आप उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो आपका जो बो है वो आपका कंट्रोल रहेगा, जिससे कि आपको कभी भी प्रैक्टिस या कभी किसी कॉम्पिटिशन के ड्यूरेशन में बो कंट्रोल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी जो एंडोरेंस ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज है, कोर एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें हैं। इसमें वेट ट्रेनिंग एक नया इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग जो है वो एक ग्रोथ के बाद ही आर्चर्स को कराना चाहिए। बट आर्चरी में इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक आर्चर को उसके मसल मास को इम्प्रूव नहीं करना होता है, वो अपने मसल के इंडोरेंस को और अपने मसल के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। तो एक लाइट वेट या मीडियम वेट के साथ वेट ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो एलीट हो और चाहे वो इंटरमीडिएट आर्चर हो। नेक्स्ट जो प्लान है वो मॉर्निंग ट्रेनिंग प्लान है। अगर पॉसिबल है, अगर आर्चर्स के पास टाइम है, कुछ आर्चर हैं जो स्कूल गोइंग आर्चर है, बट अगर वो टाइम निकालते हैं 1 घंटे का तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर हम योग और प्राणायाम के साथ करते हैं तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि आर्चरी आप जानते हैं कि आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो एट द लास्ट पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड हो जाता है। तो अगर आप योग और प्राणायाम के साथ शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी आउटर फिटनेस और इनर फिटनेस को मेंटेन करता है और उसको बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। तो मैंने 1 घंटे का जो प्लान बनाया है उसमें आप 45 मिनट्स तक योग और प्राणायाम के साथ काम कर सकते हैं, और एक 15 मिनट का इमेजरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इमेजरी प्रैक्टिस एक आर्चर के लिए इसलिए जरूरी है कि एक आर्चर के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब वो ट्रेनिंग शूटिंग प्रैक्टिस करता है।
तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि अगर वो अपने इमेजरी के साथ काम करे, इमेजरी ट्रेनिंग के माध्यम से वो उसको क्लियर करे और फिर उसको बो के साथ करे, तो उसको काफी फायदे होते हैं। तो इमेजरी प्रैक्टिस हर दिन अगर वो 15 मिनट का करता है तो उसको उसके स्पोर्ट्स में फायदा मिलेगा। एक वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन एक रिक्रेशनल स्पोर्ट्स डाला गया है, जिसमें आर्चर अपने आपको रिफ्रेश कर सकता है रिक्रेशनल एक्टिविटी करके, और वहां पे वो अपने बॉडी को भी ट्रेन कर सकता है। स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी 3 मोटर स्किल्स हैं जो आर्चरी में बहुत जरूरी हैं, और आर्चर को इन तीनों चीज को ट्रेन करके ही रखना चाहिए। जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी वो उसका ऑफ सीजन स्टार्ट होता है, तो वो अपनी ट्रेनिंग को वापस से इस मोड पे लाके उसे ट्रेन कर सकता है। स्ट्रेंथ 2 तरह से, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल स्ट्रेंथनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका बॉडी आपके स्पेसिफिक वर्क के लिए रेडी हो जाता है, और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको मदद करता है। एंडोरेंस ट्रेनिंग 2 तरह का है, एरोबिक और एनारोबिक। इसको हम जनरल और स्पेसिफिक बोलते हैं। आर्चरी में एनारोबिक की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी एरोबिक की होती है, क्योंकि एक आर्चर अगर 300 से 400 एरो शूट करता है तो वो कहीं ना कहीं फटीक के अंदर काम करता है। उसके मसल के अंदर इंडोरेंस अगर नहीं रहेगा तो वो फटीक में चला जाएगा, वो उस चीज को फॉलोअप नहीं कर पाए। तो साइक्लिक मूवमेंट को बार बार सही तरीके से करने के लिए उसे एंडोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में एक आर्चर इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग करता है, पैसिव किसी पार्टनर किसी अदर सपोर्ट के साथ वो करता है। अब अगर हम बात करें कि आर्चरी में जो स्पेसिफिक मसल्स हैं, वो इस पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि आर्चरी में कौन से स्पेसिफिक मसल हैं जिनको हम ट्रेन करें तो हमें शूटिंग में काफी हेल्प मिलता है। इसमें डेल्टॉइड्स है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, टेरेस मेजर है, टेरेस माइनर है, इंफ्रास्पेंटियस है और लैटिसिमस डोर्सी है। अब अगर हम उन मसल्स की ट्रेनिंग की बात करें तो नीचे कुछ ट्रेनिंग मैंने प्लान किया है, बट ये ट्रेनिंग जो मैंने प्लान किया इसमें कुछ वेट ट्रेनिंग्स हैं। तो आर्चर जब भी इस वेट ट्रेनिंग को करते हैं तो एक लाइट वेट या मीडियम वेट के साथ करें। एलिट आर्चर वेट बढ़ा सकते हैं, बट जो बिलो 16 ईयर्स आर्चर हैं वो उसको बिल्कुल लाइट वेट के साथ करें, जिससे कि वो मसल पर्टिकुलर छोटे जो मसल्स हैं, जो सपोर्टिव मसल्स हैं, उनको ट्रेनिंग मिले। और जो बिगनर आर्चर है वो खाली हाथ वो बिल्कुल लाइट वेट के साथ उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें होती हैं। नॉर्मली आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखा होगा जहां लिखा है स्टॉप, लुक एंड गो। एक सेफ्टी मेजरमेंट, एक सेफ्टी साइन है कि अगर आप किसी चीज को करने से पहले रुकते हैं, देखते हैं और फिर उस काम को करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखते हैं। तो इसमें क्या है, जब भी आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं वेट ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो आप अपना 1 रिपीटेशन मेथड निकाल लें कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, और उसके बाद उस अकॉर्डिंग के बाद आप अपने प्लान को सेट करें कि आपको कितने परसेंटेज के साथ काम करना है, कितने परसेंट लोड के साथ काम करना है। जब भी एथलीट काम करता है, जब वो काम करना शुरू करता है, वेट ट्रेनिंग शुरू करता है या कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करता है, तो वो जो भी वेट के साथ काम करता है उसे रिकॉर्ड करें। जब भी वो स्टेशन चेंज करता है, वेट स्टेशन चेंज करता है, तो वो जो नेक्स्ट वाला जिस वेट जो सेट करके गया है उसको चेंज करके वो अपने हिसाब से पहले वेट सेट करे, फिर एक्सरसाइज को शुरू करे। सेम वेट के साथ एक्सरसाइज न करे, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। एक्सरसाइज करते समय अपने पोस्चर को मेंटेन रखें। गलत पोस्चर के साथ एक्सरसाइज करेगा तो इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और गलत मसल को ट्रेन करेगा। एक्सरसाइज करते समय ध्यान देने वाली चीज है कि वो जर्क ना करे, एक झटके के साथ एक्सरसाइज ना करे। एक झटके और फोर्स के साथ एक्सरसाइज करेगा तो कहीं ना कहीं वो इंजरी में जा सकता है। जब आपको सेट पोजीशन के बीच, एक सेट के दूसरे सेट के बीच में एक गैप मिलता है, उस चीज को हमेशा सही तरीके से सही टाइम के साथ यूज करना चाहिए। उसमें ज्यादा और कम नहीं करना चाहिए, ये आपको पहले से प्लान करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा रिकवरी के साथ काम करने लगेंगे फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस पर्पज से आप काम कर रहे हैं। जो रिकवरी टाइम आपने सेट किया उसी के तहत काम करें। स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड का इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज जो भी करते हैं उसमें आप स्लो करें, एक पर्टिकुलर जहां पे जिस मसल को आप ट्रेन करें वहां प्रेशर आने पर वहां पे आप रुकें, फिर आप दोबारा उस चीज को नॉर्मल पोजीशन में लाएं। अपने मसल्स को स्ट्रेच करते रहें जब भी आपको बीच में टाइम मिलता है। वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करें, उसको जस्ट डबल ना करें। आप जो वेट के साथ काम करें 0.5 के हिसाब से आप वेट इंक्रीज करें, ना कि अगर आज आपने 5 किलो के या 10 किलो केजी के साथ काम किया है तो कल उसे 20 केजी, ऐसे नहीं करना चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, और ट्रेनिंग के समय पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखें, किसी और चीज पे ना रखें।
बैक टेंशन ये बैक टेंशन एक्सरसाइज है जो आपके जो बैक मसल्स हैं, सपोर्टिंग मसल्स हैं आर्चरी में पुलिंग के लिए, उनको सपोर्ट करता है। इस एक्सरसाइज में भी आप ध्यान देंगे कि वेट स्टेशंस के साथ किया गया, बट इसको आप खाली विदाउट जिम के भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ में किसी वेट को कैरी करते हैं और सेम इस पोस्चर को फॉलो अप करके काम करते हैं, तो आपका सेम मसल वो ट्रेन करता है। ये एक्सरसाइज 10 बार मैंने 10 रिपीटेशन हैं, 2 से 3 सेट मैंने रिकमेंड किया है, बट आर्चर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डेल्टाइट को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें 2 एक्सरसाइज दिखाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि पहला एक्सरसाइज वो दूसरे एक्सरसाइज से अलग है। जब ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप इस पर ध्यान देंगे कि इसमें जो डंबल वो कैरी कर रहे हैं, ये डंबल अलग अलग होगा, अलग अलग एज ग्रुप के लिए होगा। अगर एलीट आर्चर है तो वो थोड़ा हैवी डंबल यूज कर सकता है, बट अगर एक इंटरमीडिएट आर्चर है तो लाइट डंबल के साथ काम करे, वो रिपीटेशन बढ़ा दे अपना, वो मैक्सिमम रिपीटेशन बढ़ा दे, बट वो हैवी चीजों के साथ काम ना करे। हमें याद रखना है आर्चरी में कि मसल मास इंप्रूव नहीं करना है, हमें मसल को ट्रेन करना है, उसको स्ट्रेंथ देना है, उसमें इंड्योरेंस डेवलप करना है, उसका मसल मास इंप्रूव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बैक मसल्स लेटिसिमस डोर्सी के लिए है। ये भी 10 रिपीटेशन है, 2 से 3 सेट मैंने रिकमेंड किया है, बट सेम आर्चर अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसको इम्प्रूव कर सकता है। ये जो हैंगिंग पोस्चर आप देख रहे हैं, इस हैंगिंग पोस्चर में जब भी आप इसको हैंगिंग पोस्चर के थ्रू करते हैं, तो आप बैक जो आप पिछला पैर उसका देख रहे हैं, वो बैक में एक दूसरे के साथ फोल्ड किया हुआ है। ये इसलिए किया हुआ है कि अगर आप हैंग करते हैं तो आपका बॉडी स्विंग करता है, तो स्विंग करने से क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर वो मसल डेवलप नहीं होता है, कुछ और मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है और वो डेवलप होने लगते हैं। तो आप अगर पोस्चर को स्टेबल करना है तो आप इस तरह से पैर को क्लोज करके फिर इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आर्चर्स के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमम जो लोड है वो हमारे बैक रोटेटर कफ मसल्स के ऊपर होता है। इसको अगर हमें ट्रेन करना है तो ये एक्सरसाइज मैंने रिकमेंड किया। एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, बट ये एक्सरसाइज मैंने रिकमेंड किया और मैं अपने एथलीट के साथ भी काम करता हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम इस पोजीशन में बैंड, आप देखेंगे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि आर्चर्स का बॉडी बिल्कुल वर्टिकल है, वो कहीं लेफ्ट राइट बैंड नहीं हो रहा है, उसका जो एंगल है वो परफेक्ट है। इस परफेक्शन के साथ अगर आप वेट को ग्रेजुअली पुल करते हैं, उसको पुल करने के बाद जब वो प्रेशर आता है, प्रेशर वहाँ पे होल्ड करते हैं, फिर उसको आप रिलीज करते हैं धीरे धीरे, तो इस मेथड के थ्रू आप अपने स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। नीलेश सर, यस सर। जस्ट मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूँ सर आपको। वो जस्ट आई लाइक टू इन्फॉर्म ऑल द participants once again, since all of them are here right now, around 700, we have a 700 strength right now. I would just like for 1 minute and announce that yes, we are conducting online examinations for the participants for this online qualification program and for the sports science classes also. So sports science exam will be on 31st of May, and for the sports disciplines the exam will be held on 30th May. Time, as you can see, it's mentioned there, 10 to 10:30 a.m. and this will basically be multiple choice questions, 30 multiple choice questions with 1 correct option, and the total duration we'll be getting is 30 minutes as is mentioned above. And upon as Shiv Sharma sir rightly mentioned, that upon passing the examination you'll be getting a certification from a government organization, NTA. Thank you. Yes sir, you may continue now. Sanjeev sir, sorry for interrupting. You may share the screen again. नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपके बाइसेप्स मसल्स के लिए है, बट बाइसेप्स मसल एक्सरसाइज करते समय में ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत हैवी वेट के साथ ये एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि हमें मसल मास इंप्रूव नहीं करना। अगर एक बार आप बाइसेप्स को इंप्रूव कर देते हैं बहुत ज़्यादा और वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आर्चरी में थोड़े से आपके पोस्चर में प्रॉब्लम होगा। जब आप एंकर पोजीशन में होते हैं तो बाइसेप्स बड़े होने की वजह से थोड़ा आपका एंकर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज, जब ये एक्सरसाइज आप करें, बट इस एक्सरसाइज को करते समय आप लाइट वेट का इस्तेमाल करें या मीडियम वेट का इस्तेमाल करें, हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ट्राइसेप्स मसल के लिए है। ट्राइसेप्स मसल के लिए
मैंने वेट स्टेशन के थ्रू ये एक्सरसाइज को शो किया है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप प्रॉपर पोस्चर के साथ मेंटेन करके एक्सरसाइज को करते हैं तो आप पर्टिकुलर उस मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आपको आर्चरी के जो मैंने एक्सरसाइजेस दिखाए हैं वो सही तरीके से ट्रेन करने हैं तो बस आप कुछ चीज को स्लो करें, आप उसको फास्ट ना करें। और एक जब आप उस पोजीशन पे जैसे आप पुल करते हैं और फाइनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो उस वहां पे थोड़ा होल्ड करें, फिर उसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे वापस लेके आप फास्ट या जर्क के साथ काम ना करें। और इस तरह करने से आप डेफिनेटली उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस चीज को ट्रेन कर सकते हैं, उस मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। जिसमें आप देखिए कोरियन आर्चर जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। 너무 팔이 너무 커지고 너무 머리 위로 꽂아가려 눈높이만 올라가. 네. 자, 하나 돌리고 내리고 둘 돌리고 내리고 셋 돌리고 내리고 그만. 자, 올리면서 풀어줘. 돌리고 다시 내리고 또 서서히 올리고 풀어줘. 또 올리고 돌리고 됐어? 서로 된 거 요소 딱 잡고 딱 돌린 거 또 올려서 이거 하나 잡고 돌린 거 하나. 그렇지? 됐지? 허리 딱 펴고 자 밑에도부터 밑에도부터 자 준비 됐어? 자 하나 멈추고 내리고. इसमें आपने देखा कि कैसे कोरियन आर्चर मेथड को यूज किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्किट ट्रेनिंग है, इसमें हम अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है कि आर्चर को ट्रेनिंग में आप से करने होते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सर्किट ट्रेनिंग करना आप अपने कंप्लीट पता है कि सर्किट ट्रेनिंग के माध्यम से देख सकता है कि यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। बट ये एक्सरसाइज सेट करते समय ये ध्यान रखें कोच या प्लेयर कि इस एक्सरसाइज को करते समय एक स्टेशन अगर अपर बॉडी का है तो दूसरा जो स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन जो होगा लोअर बॉडी होगा, जिससे कि आर्चर बहुत फटीक में ना जाए। अगर अपर बॉडी कंप्लीट करता है फिर लोअर बॉडी करता है फिर अपर बॉडी करता है तो इस तरह एक कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा और वो आराम से पूरे सर्कल को कंप्लीट कर सकता है और अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ट्रेन कर सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एक सर्किट ट्रेनिंग प्लान है, प्रोग्राम है जो आप जनरल प्रिपरेटरी फेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके मसल इंडोरेंस और हार्ट रेट और लंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये इसमें स्टेशंस जैसे 6 स्टेशंस मैंने प्लान किए हैं, बट अगर आपके पास और ज़्यादा आर्चर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टेशंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें 3 स्टेशंस हैं, राउंड 1, 2 एंड 3। इसमें आप देखेंगे कि जो पहला स्टेशन है अगर उसका टाइमिंग 60 सेकेंड है तो दूसरे जब नेक्स्ट रिपीटेशन वो नेक्स्ट स्टेशन राउंड कर रहा है तो उसमें 90 सेकेंड है। जो थर्ड राउंड कर रहा है उसमें 2 मिनट्स है, मतलब हम उसके लोड को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जब हम ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि आर्चर का जो पोस्चर है वो सही रहे और जो उसको रेस्ट का हम रिकवरी का टाइम देते हैं वो थोड़ा हमें सही तरीके से देना चाहिए, उसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको हमें एवलेट करना चाहिए कि रिकवरी भी हमें बीच में प्रॉपर देनी है। ये सर्किट ट्रेनिंग जो वीडियो है ये स्पेसिफिक तैयार किया गया है आर्चरी के लिए। हम इसमें आर्चरी के जो मसल्स हैं, जो कोर ग्रुप मसल्स है, जो स्पेसिफिक मसल्स है उसको ट्रेन करते हैं।
इस ट्रेनिंग में आपने देखा कि जो कम उम्र के आर्चर हैं, जो अभी इंटरमीडिएट लेवल के आर्चर हैं, उन्होंने कम लाइट वेट के साथ या ऑन बॉडी वेट के साथ अपने एक्सरसाइज को मेंटेन किया हुआ है। इसमें उन्होंने कहीं भी हैवी वेट के साथ एक्सरसाइज नहीं किया है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि स्किल्ड आर्चर ही हैवी वेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो कोर मसल्स की है। कोर मसल्स, कुछ मेजर कोर मसल्स है जिनको मैंने इस पिक्चर में शो किया है, जो एब्डोमिनल से ऑब्लिक है, लोअर बैक है और ग्लूटियस है। अब इसमें कोर मसल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कि आपने पिछले स्लाइडों में आपने देखा, हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, बट अगर हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कोऑर्डिनेट करें तो हमें उसके लिए कोर मसल्स, कोर स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कोर स्ट्रेंथनिंग आपके बॉडी के अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ता है, और वो आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में बॉडी को इन्वॉल्व करता है, जिससे कि आप इजी और आराम से अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को कर पाते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं कोर स्ट्रेंथनिंग की। कुछ एडवांटेज है कोर स्ट्रेंथनिंग का। ये इंक्रीज करता है एजिलिटी हमारे स्पोर्ट्स में, आर्चरी में नहीं है, बट अदर स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये सारे इनमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एथलीट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका बॉडी कोर मसल्स के साथ स्ट्रेंथ किया गया है तो आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है। इंप्रूव पोस्चर, आर्चरी में पोस्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वो पोस्चर को इंप्रूव करता है। रिड्यूस बैक पेन, एक आर्चर को 6 से 8 घंटे जो ट्रेनिंग करता है, उस ड्यूरेशन में उसके बैक पेन के चांसेस होते हैं, उसको रिड्यूस करता है। वेट लॉस में आपको मदद करता है। वैसे तो बहुत सारे कोर एक्सरसाइजेस हैं, बट कुछ आइडेंटिफाइड एक्सरसाइज हैं जो आर्चर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, वो मैंने इसमें मेंशन किया है। प्लंक, ये अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कोर मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट कोर मसल्स एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं तो उसमें जो खास ध्यान देने वाली चीज़ होती हैं वो होता है कि आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। तो जो नॉर्मली एथलीट मिस्टेक करते हैं वो यही है कि वो इस एक्सरसाइज को करते समय या कोई भी कोर मसल्स एक्सरसाइज को करते समय वो अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं, वो लूज छोड़ देते हैं। कहीं वो लोअर बॉडी को लूज छोड़ देते हैं या अपर बॉडी को लूज छोड़ते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक हैंड पे ज्यादा वेट देके पोस्चर मेंटेन करते हैं। ऐसा ना करें, वो पोस्चर को बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पैरेलल और बिल्कुल करेक्ट एंगल में मेंटेन करें, जिससे कि उसके पर्टिकुलर जो कोर मसल्स हैं उनको उस पर प्रेशर पड़े और वो ट्रेंड हो। ये वॉल प्लंक है। ये एक्सरसाइज अगर आप प्लंक को डेवलप कर लेते हैं तो ये वॉल प्लंक आप कर पाते हैं। वॉल प्लंक जो है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलप द कोर मसल। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो सपोर्ट है पिछले सपोर्ट से और भी कम हो गया। इसमें क्या है कि आप इस पोस्चर को मेंटेन अगर आप प्रॉपर पैरेलल तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, और वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा हेल्प देगा आपकी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को करने के लिए। पुशअप प्लंक है। पुशअप प्लंक करते समय जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एथलीट के अंदर, कि उनका बॉडी अपर लोअर बॉडी का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, अगर उनमें स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि पुशअप प्लंक करते समय या तो चेस्ट ही सिर्फ नीचे ले जाते हैं और ऊपर लाते हैं, या तो फिर लोअर बॉडी अप डाउन करते हैं। तो ऐसा ना करें एथलीट। जब वो पुशअप प्लंक करते हैं तो वो पूरे बॉडी को पैरेलल रखें और एक साथ पूरी बॉडी के साथ नीचे जाएं और ऊपर आए। साइड प्लंक, इसमें भी ध्यान देने वाली चीज है। जब इसको आप करते हैं तो आपका बॉडी जो ज्यादातर गलतियां होती हैं वो बॉडी पीछे की तरफ ज्यादा जाता है, तो आर्चर उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा आगे बॉडी कर लेते हैं। तो ऐसा करने से अगर आप इसको सेंटर में मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को मिस कर देंगे। जो आपको ट्रेन करना है, जिस मसल को आपको ट्रेन करना है, वो आप उसको मिस कर देंगे। तो पोस्चर का ख्याल रखें इसमें। स्विस बॉल के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्विस बॉल में आपको थोड़ी और टफनेस मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि जब आप पैर इसके ऊपर रख के इसको मेंटेन करते हैं तो स्विस बॉल मूव करता है, तो आप उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए प्लंक अपने पोस्चर को मेंटेन करते हैं, तो आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग में और अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। बॉल रोलिंग, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप बॉल को बैलेंस करके लेफ्ट राइट नहीं जाने देते हैं और उसको बैलेंस करके बिल्कुल सीधा अपनी बॉडी की तरफ रोल करते हुए आगे लाते हैं और फिर उससे पीछे सेम पोजीशन पे लेके जाते हैं। इसमें भी ध्यान देने वाली चीज है, आपका बॉडी का जो वेट है वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में रहना चाहिए।
तो शुरू से लास्ट तक आपको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वी सिट होल्ड। इस एक्सरसाइज में भी पोस्चर का हमें ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर वी से बनाना चाहिए और वहां पे जाके हमें होल्ड करना चाहिए। ट्विस्टिंग क्रंच, ये ऑल्टरनेट बॉडी का काम होता है इसमें। अगर आपका राइट लेग है तो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा। इसमें आप क्या करते हैं, बॉडी को क्रंच करते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है और आपके कोर मसल्स इंप्रूव होते हैं। ये भी यहाँ पर भी पोस्चर का ध्यान दें आप। इसे करते समय बॉडी आपका लेफ्ट राइट बहुत मूव करेगा, बट आप उसको सेंटर में रख के इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। फ्लाइंग विद मिल्स, इस एक्सरसाइज को करते समय आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब आप अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो आपका लोअर पार्ट भी मूव करता है। तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो आप एक बॉल का सहारा ले सकते हैं या मेडिसिन बॉल का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये मैसेज पहुंचता रहे कि आप उस बॉल को दबा के रखा है आपने, जिससे आपका लोअर बॉडी वहीं पे स्टेबल है और आपका अपर बॉडी मूव कर रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सुपरमैन विद ट्विस्ट। ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे जैसे आप अपने आप को ट्रेन करेंगे फिर आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है, ध्यान देने वाली चीज होती है कि आपका बॉडी जमीन से नहीं टच होना चाहिए। आप लोअर और अपर स्ट्रेंथ के साथ अपने बॉडी को बीच के बॉडी को हवा में मेंटेन रखते हैं और उसी के साथ आप धीरे धीरे ऊपर आते हैं और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में जाते हैं। आप जमीन के साथ टच नहीं करते हैं। अगर आप 2 से 3 बार इस पोजीशन को करते हैं फिर आप रेस्ट ले सकते हैं और नेक्स्ट रिपीटेशन फिर आपको सेम पोजीशन के साथ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप कोर अपना डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टिफ लेग वी बैंड। ये एक्सरसाइज अगर आप स्विस बॉल के साथ नहीं कर पाते हैं तो आप इसे नॉर्मल किसी बॉक्स के ऊपर पैर रख के या किसी बेंच के ऊपर पैर रख के भी कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ डेवलप हो फिर आप इसे स्विस बॉल के साथ जरूर ट्राई करें। स्विस बॉल के साथ जब इसे आप ट्राई करेंगे तो ये आपको अच्छा कोर स्ट्रेंथनिंग देगा और आपकी अच्छी हेल्प करेगा कोर स्ट्रेंथनिंग को डेवलप करने। नेक्स्ट जो मोटर एबिलिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्चरी में, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपका जो हार्ट है, जो आपका कार्डिया है, वो अहम रोल अदा करता है आपके परफॉर्मेंस के बीच में। जब आप एक हाई लेवल परफॉर्मेंस पे पहुंचते हैं या किसी कंपटीशन लेवल परफॉर्मेंस से पहुंचते हैं तब वहां पे क्या होता है कि आपने पूरी तरह से ट्रेनिंग की है, आप फिजिकली भी फिट हैं और आप स्किल वाइज भी फिट हैं, बट अगर आपका हार्ट रेट कंट्रोल नहीं है, हार्ट रेट आपका ज़्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लैक करने लगते हैं जो आपने इतनी ट्रेनिंग के बाद आप वहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आप उस स्किल को फॉलो अप नहीं कर पाते। तो हार्ट की ट्रेनिंग हमें करते रहनी चाहिए जिससे कि हमारा हार्ट कॉम्पिटिशन के दौरान शांत रहे और कम रहे, जिससे कि हम अपने स्किल को अच्छे से फॉलो अप कर सकें। तो कोच यूएस के जो हेड कोच हैं किसी के लिए, वो भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं और वो मेंशन करते हैं कि अगर एक आर्चर वीकली 3 से 4 दिन किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से अपने हार्ट रेट को ट्रेन करे, हार्ट को ट्रेन करे, तो उसको काफ़ी सारे फायदे होते हैं। अगर आप हार्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियक एक्सरसाइजेस करते हैं, इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तीनों चीज एक ही चीज़ है, बट अगर आप उसको ट्रेन करते हैं तो उसके साथ साथ और भी कई सारे फायदे होते हैं। आपका हार्ट इंप्रूव होता है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव होता है, लंग्स अच्छा काम करते हैं, आपका ब्रेन ग्रोथ होता है और आपके बोन में काफ़ी बोन को हेल्थ मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे हार्ट को इम्प्रूव करें, कैसे हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग करें, तो आर्चर के लिए कुछ रिकमेंडेड इंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड है। जैसे अगर वो 30 मिनट हर दिन रनिंग कर सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है तो वो इस ट्रेनिंग को बढ़ा सकता है, बट अगर वो बेसिक लेवल पे काम कर रहा है तो 30 मिनट मिनिमम कर सकता है। अगर वो रनिंग कर सकता है, उसके अलावा कुछ आर्चर हैं जो रनिंग नहीं कर सकते, उनके लिए है कि अगर वो वॉकिंग से शुरू करें, 30 मिनट वॉकिंग करें, फिर वॉकिंग विथ वेट करें, कुछ एक्स्ट्रा वेट कैरी करके वॉक करें, सैंड ट्रैक के अंदर वॉक करें और माउंटेन ट्रैकिंग करें, तो इन चीज़ों से भी वो अपने इंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्विमिंग है। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं स्विमिंग की तो आप स्विमिंग जरूर करें। डांसिंग है, जब भी मौका मिले आप डांस एक्सरसाइजेस करें। जंप रोप, अगर आपको स्कीपिंग का पता है तो आप स्कीपिंग के माध्यम से भी
आप कहीं भी रह के, घर में रह के, कहीं भी रह के आप अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। कुछ हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स हैं, जैसे जो मैंने ट्रेनिंग प्लान में डाला हुआ है, रिक्रेशनल स्पोर्ट्स हैं, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, रग्बी है, तो उनके माध्यम से भी आप अपने स्ट्रेंथ को एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। अब जो 3 फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। तो पहले हम बात करते हैं वार्म अप की। एज ए कोच मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, एज ए फिजिकल ट्रेनर मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि वार्म अप और कूल डाउन के समय आर्चर हमेशा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेनिंग हो गई, अब हमें चले जाना चाहिए, अब जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा टाइम वेस्ट। बट ऐसा नहीं है। जो आपने ट्रेनिंग किया है वो सक्सेस तभी है जब आप प्रॉपर कूल डाउन करते हैं, और ये आप जब ट्रेनिंग तभी सक्सेस होता है जब प्रॉपर वार्म अप करते हैं। कितना भी ट्रेन आर्चर हो, अगर बिना वार्म अप के 20 पाउंडेज का भी बो खींचता है तो इसके इंजरी के चांसेस होते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे आर्चर हैं जो बहुत अच्छे लेवल परफॉर्म कर रहे थे, बट इंजरी की वजह से वो आज खत्म हो गए, वो उस लेवल को नहीं अचीव कर पाए। तो आर्चर जब भी ट्रेनिंग शुरू करता है उसे ग्रेजुअली वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप के लिए स्टार्टिंग उसको स्ट्रेचिंग से करना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेचिंग करे, उसके बाद उसे जनरल वार्म अप करना चाहिए, फिर स्पेसिफिक वार्म अप करना चाहिए, फिर उसको अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को स्टार्ट करना चाहिए। उसी तरह जब वो ट्रेनिंग खत्म करता है तो उसको कूलिंग डाउन प्रॉपर करना चाहिए। कूलिंग डाउन के समय भी उसको जिस ग्रेजुअली जैसे उसने अपने आप को वार्म अप किया है उसी तरीके से उसको कूल डाउन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। तो स्ट्रेचिंग एक आर्चर के लिए बहुत ही जरूरी है। हर एथलीट को स्ट्रेचिंग के लिए की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेचिंग आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, मसल का जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इम्प्रूव करता है। और आपको बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जब आपको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, वहां पे आपको हेल्प करता है, वहां पे आपको वो इंजरी से बचाता है। कुछ थेरामेंट एक्सरसाइजेस हैं जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो आर्चर कर रहे हैं। थेरामेंट एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। आर्चर इसको कहीं भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आर्चर इसको घर पे कर सकता है। अगर आर्चर को लोड देना है तो वो अपने काम में इंटेंसिटी को बढ़ा दे। इस थेराबैंड के साथ वो एक एक्सरसाइज को 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, डिपेंड ऑन कि उसका प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है वो कर सकता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो पार्टनर स्ट्रेचिंग है। जैसे मैंने अभी बात किया स्ट्रेचिंग का, तो आप इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग तो हमेशा करते रहें, जब भी मौका मिले आप स्ट्रेचिंग करते रहें। ये आपके मसल्स के रेंज ऑफ मोशन को, जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता रहेगा और आपको इंजरी से बचाता रहेगा। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बाहर करने में भी हेल्प करता है। बट वीकली अगर आपको टाइम मिले तो 3 बार जरूर पार्टनर स्ट्रेचिंग करें। पार्टनर स्ट्रेचिंग आपको बेस्ट रिकवरी देता है। आप नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। तो अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो आप इसको हर 2 दिन के, अगर आप वीकली प्लान करते हैं तो हर 2 दिन में इसको करते हैं। इस स्ट्रेचिंग को करते समय ध्यान दें, ये लोअर पार्टनर स्ट्रेचिंग है, लोअर बॉडी पार्टनर स्ट्रेचिंग है। इसमें जो पार्टनर स्ट्रेचिंग में ध्यान देने वाली चीज है कि जब आप एक्सरसाइज कराएं तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसको ग्रेजुअली प्रेस करना चाहिए और अपने पार्टनर पे ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ बोल रहा है रुकने के लिए। बहुत बार होता है कि वो बातें करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि उनका पार्टनर बोल रहा है रुक जा, बट वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको प्रेस कर दिया। तो ऐसा करने से आपका पार्टनर इंजर्ड हो सकता है। तो आप जब भी ट्रेनिंग करें अपने पार्टनर को सुनिए, आप उसको ग्रेजुअली पुश करें, आप उसके मैक्सिमम स्ट्रेच के लेवल को लेके जब जहां वो बोलता है कि रुक जाओ वहां रुकें, होल्ड करें 5 सेकंड, 3 सेकंड, 8 सेकंड, डिपेंड ऑन आर्चर कैपेसिटी। फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली वापस रिलैक्स करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग की। अगर आप जनरल कंडीशनिंग करके आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशनिंग करके अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, फिर आता है कि ट्रेनिंग विद बो। अगर जिस बो के साथ हमें काम करना, अगर वो बो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्लान किया गया है। उसमें आप अपने एंडोरेंस को, पावर और स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं एंडोरेंस का, तो एंडोरेंस के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट की होल्डिंग आप कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान दें जो रिकवरी पीरियड है, अगर आप 30 सेकंड की होल्डिंग करते हैं तो आप 1 मिनट का रिकवरी रखें। अगर आप 1 मिनट की होल्डिंग करते हैं तो आप 2 मिनट का रिकवरी रखें। इसमें रिपीटेशन और सेट आप अपने कैपेसिटी के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। मैंने इसमें जैसे 10 रिपीटेशन मेंशन किया है और एक हर सेट के बाद 2 मिनट का रेस्ट मेंशन किया है। इस एक्सरसाइज को आप हाफ एन आवर, जैसे मैंने ट्रेनिंग प्लान में मेंशन किया है, अगर आप हर दिन एक एबिलिटी, मोटर स्किल को डेवलप करते हैं, जैसे इंडोरेंस एक दिन करते हैं, स्ट्रेंथ एक दिन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन करते हैं, स्ट्रक्चर पे एक दिन काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके एक लॉन्ग टाइम में अपने
कंप्लीट जो स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग है उसको आप अचीव कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ और पावर। इसके लिए आप बो को पुल करके जब आप एंकर पोजीशन में पहुंचते हैं तो एंकर पोजीशन में परफेक्ट एंगल जब आ जाता है आपका, आप परफेक्ट एंगल को अचीव करते हैं और वहां के बाद आप सिर्फ फिनिशिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां तक आपको जाना है, वहां पे आपको 3 से 5 सेकंड का या 2 से 3 सेकंड का या 5 से 7 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करके जब आप बो को डाउन करते हैं, वहां पे जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब आप डाउन करते हैं तो बो को लूज ना छोड़ें, उसे वापिस सेटअप पोजीशन तक लेके जाएं और सेटअप पोजीशन के बाद वापस उसको पुल करें, उस पोजीशन तक लेके जाएं। ऐसा आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 5 बार, 6 बार, 7 बार रिपीटेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को आप 4 से 5 सेट या 3 से 4 सेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। ये भी 30 मिनट ट्रीटमेंट किया है हर दिन। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग है, उसमें है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आर्चरी के अंदर, जो उसका रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया कि जनरल फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मसल्स की। अब स्पेसिफिक जो मसल है जो आपका फिनिशिंग में आपको हेल्प करता है, उसके लिए आप उसको ट्रेन करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज है। इसमें आप बो को पुल करते हैं और आप एंकर पोजीशन पे जाते हैं। आप इसको एरो लगा के करेंगे तो आपको हेल्प मिलता है, बट आप ध्यान दें, आप सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी जो मेजरमेंट है, जो सेफ्टी पर चीजें हैं, उसका आप जरूर ध्यान रखें कि जब आप बो को पुल करते हैं आपके लेफ्ट और राइट में ज्यादा क्लोज कोई आर्चर नहीं होना चाहिए, सामने आपके टारगेट बट्रेस होना चाहिए। तो एंकर पोजीशन में जाने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आप क्लिक करके उसे डाउन ना करें, क्लिक होने के बाद आप कंटिन्यू रखें। 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड तक आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आप एंकर पोजीशन में हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया 1 2 3, आप कंटिन्यू स्ट्रेच करें, फिर उसको आप ग्रेजुअली धीरे से, झटके से नहीं लाना है, उसको आप धीरे धीरे करके डाउन करें, फिर आप उसको वहां से उठाएं, एरो को सेट करें, फिर उठाएं, फिर एंकर पोजीशन में जाएं। इस तरह करके आप अपने पर्टिकुलर जो आपका स्पेसिफिक मसल है उसको आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उसका रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपको कॉम्पिटिशन और विंडी सिचुएशन में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर की है। इस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा रोल है आर्चरी में। अगर एक आर्चर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अगर उसका अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, तो अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर सकता है। अब वो स्ट्रक्चर, अगर आर्चर को पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर है क्या, एक्चुअली करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल को हमको पाना है, क्या हमारा फाइनल एम है, तो अगर इस जो पिक्चर में दिखाया गया है बैक ड्रॉ, इस पोजीशन में अगर आप ड्रॉ करके एक बार देखें तो आप पाएंगे कि आप काफी रिलैक्स रहते हैं। आप काफी टाइम तक नॉर्मल एंकर पोजीशन में जितना आप होल्ड करते हैं उससे ज्यादा इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है आपके पूरे अलाइनमेंट को। तो आर्चरी कहीं ना कहीं मसल स्पोर्ट्स नहीं है, ये बोन टू बोन कनेक्टिविटी का स्पोर्ट्स है। यहाँ एक बोन से दूसरे बोन के साथ बेटर कनेक्शन रहेगा, तो आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपका मसल स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज के जरिए आर्चर अपने स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकता है। दूसरी चीज है, जब वो कंपटीशन में जाता है या प्रैक्टिस में जाता है तो वो इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को वार्म अप भी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कंपाउंड आर्चर अभिषेक वर्मा क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ और फिजिकल कंडीशनिंग के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फिटनेस, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस की, तो आर्चरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक आर्चर जो होता है वो पूरे दिन में 200 से 300 बार एरो चलाता है। 50 to 60 उसकी पौंडेज होती है। वो का वेट भी 3 से 4 kg होता है और पूरा दिन उसको खड़ा रहना पड़ता है। इसके चलते इंजरीज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उस इंजरी को ख़त्म करने के लिए हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग द मैचेस, नॉकआउट मैचेस के टाइम पे भी एक प्लेयर की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके चलते वो अच्छा अपना परफॉर्म नहीं कर पाता और बॉडी उसकी शेकिंग होने लगती है। उसके चलते भी उसकी परफॉर्मेंस डाउन आती है, उसका स्कोर डाउन लगता है, वो मैच हार जाता है।
इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपनी इस चीज़ पे काम करना चाहिए। इसके लिए हम कार्डियो अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक आर्चरी रनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू रनिंग के साथ साथ मैं 100 मीटर स्प्रिंट, फिर 100 मीटर स्लो वॉकिंग करता हूं और अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करता हूं, फिर 100 मीटर स्प्रिंट मारता हूं, फिर वापस। तो ये आर्चरी स्पेसिफिक रनिंग है। अपनी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो गई कार्डियो के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। इससे आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आती है। एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के लिए मैं जिम की एक्सरसाइजेज वगैरह भी प्रेफर करता हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी मसल्स हैं उसको हमें डेवलप करना चाहिए, हमें स्ट्रेंथ लानी चाहिए, जिसके हम काफ़ी देर तक हम कंटिन्यू शूट कर सकें, अच्छा परफॉर्म अपना कर पाएँ। इसके लिए हम ज़्यादा वेट के साथ कम रेपिटेशन हम मारे तो उसमें हम धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी मसल्स पे स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, जिसके चलते काफ़ी अच्छा हमारे में स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। इसके लिए हमें कोर एक्सरसाइजेज, अपनी थेराबैंड एक्सरसाइजेज, हमें शोल्डर की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे कि आर्चरी में मेन रोल अगर देखा जाए तो शोल्डर का हम ज़्यादा मानते हैं कि क्योंकि पूरा दिन हमें शोल्डर से खींचना भी होता है, वो को होल्ड भी करना होता है। तो अपने स्ट्रॉन्ग अगर हमारे शोल्डर होते हैं, कोर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ट बीट पे अगर हमारी कंट्रोल होता है तो हम कंसिस्टेंट स्कोर मार सकते हैं और अपनी आर्चरी और अपने स्कोर और अपनी बॉडी को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखते हैं तो हम एक अच्छे आर्चर बन पाते हैं और एक अच्छी बॉडी हमारे को मिलती है। अभी आपने सुना कि अभिषेक वर्मा ने क्या बताया, सेम चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं वही चीज उन्होंने रिपीट किया स्ट्रेंथनिंग के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम सुनेंगे कि दीपिका कुमारी, पद्मश्री अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, एशिया की बेस्ट आर्चर, क्या कहती हैं स्ट्रेंथनिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्चरी में परफेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और इस परफेक्शन को लाने के लिए हम दिन में 500 से 600 एरोस शूटिंग करते हैं और हमारा हर एक शॉट सेम हो, उसके लिए हमें अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके लिए हम रोज़ फिजिकल फिटनेस करते हैं ताकि हमारा पावर मेंटेन रहे और हमारी शॉट एक जैसा ही निकाल सके और हमारा स्किल लेवल और परफॉर्मेंस कंटिन्यू बढ़ता रहे। सो फिजिकल फिटनेस करते रहिए और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू। जैसा कि सेम आपने सुना इस वीडियो में भी, अब हम सुनते हैं हमारे वन ऑफ अनदर मोस्ट पोटेंशियल आर्चर अर्जुन अवार्डी अतानु दास क्या कहते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। हेलो, मैं अतनु दास, और जैसे कि आप जानते हैं कि आर्चरी एक स्किल बेस्ड गेम है, बट इस स्किल को बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए दिन में 500 से 600 एरो चलाने होते हैं और ये 500-600 एरो एग्जैक्टली सेम शॉट निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिटनेस का ज़रूरत होता है, जिसमें बो कंट्रोल भी आते हैं और आपका बॉडी भी पूरा फिट रहता है, क्योंकि आर्चरी का टूर्नामेंट दिन भर का होता है। तो सुबह से शाम तक आप खड़े रहते हैं और चलाते रहते हैं, कंटिन्यू क्वालिटी शॉट निकालने होते हैं। तो इसके लिए हम जितना फिट रहेंगे और हमारा फिजिकल फिटनेस जितना अच्छा रहेगा उतना ही हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो फिटनेस करते रहिए, फिजिकली फिट रहिए और अपना स्किल को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू। इस वीडियो में भी आपने जो सुना, सारे वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप देखेंगे कि सारे जो भी इंटरव्यू हैं सारा एक दूसरे को कनेक्ट करता है, कोरिलेट करता है। सारे आर्चर जो भी चैंपियंस हैं सारा एक ही बात बोलते हैं कि क्यों फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है हमें। तो आप फिजिकल फिटनेस करते रहें, अपने आप को फिट रखें, उसके साथ साथ अपने स्किल को फिट रखें। और मैं प्रार्थना करूंगा कि जल्दी 2021 में हमारे देश को गोल्ड मेडल मिले ओलंपिक का और हमारी आर्चरी, हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो। थैंक यू नीलेश जी, बहुत ही अच्छा आपका ये प्रोग्राम था। आपने सबके सामने सबसे बड़ी बात है, चाहे वो 6 साल से 12 साल के बच्चे हो या 12 से 16 साल के बच्चे हो, 16 से आगे के बच्चे, उन सब के लिए आपने कुछ न कुछ बताया। हमारे जो जितने भी आर्चर्स जुड़े हुए हैं, जो जितने सेंटर, चाहे वो साई के सेंटर्स हैं, चाहे वो खेलो इंडिया के एक्रेडिटेड सेंटर्स हैं, चाहे हमारे डिफरेंट स्टेट फेडरेशंस के, नेशनल फेडरेशन के सेंटर्स हैं, जहां पे 6 साल से लेके 20 साल के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं।
तो उन सबको आपने ये बताया कि फिजिकल फिटनेस क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बहुत ही अच्छा ग्राफ बना के दिखाया कि शुरू में आपको फिजिकल फिटनेस ज्यादा करना होगा, इट इज ओनली व्हेन यू रीच एन एलीट स्टेट दैट थोड़ा सा मेंटल का आपका ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि सभी जो प्लेयर्स होते हैं ओलंपिक में सभी फिजिकली फिट होते हैं और सभी आपके टेक्निकली फिट होते हैं, लेकिन वहां पे विनर और लूजर के लिए जरूरत है कि माइंड ट्रेनिंग और कैसे मेंटली स्ट्रांग रहे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फिजिकली, जैसे आपने सुना दीपिका कुमारी को बोलते हुए, तनु दास को बोलते हुए, तरुणदीप को बोलते हुए, अंकिता को बोलते हुए, अभिषेक को बोलते हुए, ये आप सब सुने और सबसे जाने कि अगर हमें 500 to 600 एरोज चलाने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को मेंटेन करें। आर्चरी एक कार्डियोवैस्कुलर स्पोर्ट है, उसमें ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप शॉट चलाते हैं, आप 7 to 10 सेकंड्स के अंदर शॉट चलाते हैं, और जब आप एंकर से लाते हैं और जब एक्सपैंड करते हैं, वो 3 से 4 सेकंड का जो समय होता है, जब आप एनारोबिक स्टेट में होते हैं, जब हाफ फिल्ड होता है आपके लंग्स, वैसे समय में अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपके स्ट्रेंथ अपने रनिंग नहीं करेंगे, तो आपके जो लंग्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथ को, और बहुत सारा जब आपने देखा, जब इन्होंने बात किया अपना डॉक्टर अजीत ने और डॉक्टर संदीप ने, अगर हमारा स्ट्रेंथ कम होता है बोर्स के पावर से, और इंडिया में खासतौर से आप देखेंगे कि हम लोग इतने रिसोर्सेज नहीं है कि बार बार वो खरीद पाए, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेंथ पहले बढ़ाइए, एंड्योरेंस पहले बढ़ाइए, और उसके बाद आप वो पाउंडेज को जो आपके कंट्रोल में उसको लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं, पहला जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं। So 1 minute, sir. Before we go into the question answer session, would like to just put up the slide once again. तो आपको जैसे बता दें कि जो साई ने आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम किया है, सभी कोचेस जो साई के हैं उनके लिए मैंडेटरी है, और जो नॉन साई एक्रेडिटेड सेंटर्स है अगर वो चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये 30 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस, 31 और 30 को होगा 2 सेपरेट थिंग्स और स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आपके जो भी हम लोग ने पढ़ाया है उसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, और आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो एक नेशनल एक्रेडिटेड एजेंसी देगा आपको, तो उससे आपका फायदा उठाए, आप एग्जाम दे, और हम श्योर हैं कि आप सभी लोग पास होंगे और सबको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ले चलता हूं आपको नीलेश जी के पास। नीलेश जी, जो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो ये है कि एलीट आर्चर को कितना टाइम और क्या फिजिकल करना चाहिए? एलीट आर्चर को, नीलेश जी। एलीट आर्चरी में एक्सरसाइज सेम होती है। अगर आर्चर एलीट है तो वो थेरामेड एक्सरसाइज भी करेगा, वो मेडिसिन बॉल के साथ भी एक्सरसाइज करेगा, वो स्विस बॉल के साथ भी एक्सरसाइज करेगा, कोर एक्सरसाइज भी करेगा और वेट ट्रेनिंग भी करेगा। आप इसको पीरियोडाइजेशन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर वो प्रिपरेटरी फेज में है, जनरल प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस समय उसको उसके लोड को बढ़ा देना चाहिए। अगर वो इसी को स्किल के साथ, अगर वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, उस फेज में है, तो थोड़ा सा जो फिजिकल फिटनेस है उस पर कम ध्यान देना चाहिए और स्पेसिफिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप कंपटीशन फेज में जाते हैं तो उस समय जितना हो सके लाइट काम करें और आप अपने मेंटल को और अपने स्किल को ही मास्टर करें। तो अगर आप बात करते हैं कि एक एलीट को कितना ट्रेनिंग देना चाहिए, तो डिपेंड करता है, एलीट भी अलग अलग वेरी करता है। अगर एक आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का जो एलीट आर्चर है और एक कोई और जगह का एलीट आर्चर है, तो उनके फिजिकल में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं सुबेदार तरुणदीप राय की और मैं बात करूं श्री जयंत तालुकदार की, तो इनके फिजिकल फिटनेस, जो प्रेजेंट फिजिकल फिटनेस है, वो बहुत अलग तरीके का होता है। तो जब भी प्लान करें तो 1 RM मेथड के थ्रू ही प्लान करें। आप चेक करें कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी क्या है, फिर उसके हिसाब से आप पीरियोडाइजेशन को सेट करें कि किस फेज में है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेनिंग कराएंगे तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा उनके फिटनेस के लिए। बहुत अच्छा चीज बताया नीलेश जी ने, और ये चीज उन्होंने जो रुपेश जी ने बताया था आपको पीरियोडाइजेशन के बारे में, आपको जो प्री कॉम्पिटिटिव फेज में क्या करना है, प्रिपरेटरी फेज में क्या करना है, कॉम्पिटिटिव फेज में क्या करना है, और तो ये तीनों चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे कंपटीशन नजदीक आते हैं कैसे आप अपना लोड को कम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान देते हैं मेंटल और अपने स्किल के ऊपर में। तो ये बहुत अच्छी बातें बताई और मेरे ख्याल से सभी को इसका फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा बो हैंड का बाइसेप काफी स्ट्रांग है, जबकि स्ट्रिंग हैंड का बाइसेप मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, उनका जो हैंड, इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज तो आप ये जान लें कि आप बाइसेप्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि बाइसेप्स मसल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है आर्चरी में।
वो एक सपोर्टिव मसल है, आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। बट अगर आप उससे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो एंगल बनता है, जो फाइनल एंगल जिसके बारे में गंगाधर सर ने बात किया था, संजीवा सर ने भी बात किया था फिजिकली के प्रोग्राम के माध्यम से, आप जो उस समय आपने जो बॉडी एंगल देखा था, जो आपने अलाइनमेंट देखा था, अगर आप बाइसेप्स से फोकस करेंगे तो अलाइनमेंट मिस कर देंगे। तो मैक्सिमम जो फोकस है, अगर आप बाइसेप्स की जगह ट्राइसेप्स पे करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बाइसेप्स मसल के लिए मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस इसमें दिखाई है, आप नॉर्मली लाइट वेट के साथ मैक्सिमम रिपीटेशन करेंगे तो आपके बाइसेप्स के अंदर अच्छा एंडोरेंस डेवलप हो जाएगा। वो आप थेराबैंड के साथ भी कर सकते हैं, वो आप किसी वेट के साथ कर सकते हैं, वो आप और भी कई माध्यम है उसके साथ आप कर सकते हैं, बट आप उसे लाइट रखें और उसके रिपीटेशन को ज्यादा करें। बहुत अच्छा बोला नीलेश जी। और ध्यान देना है कि आरसी में, जैसा कि सभी कोचेस को आपने सुना, उन्होंने यही बोला, जितने भी टॉप आर्चर्स है उन्होंने यही बोला कि कोर मसल्स पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्चर के लिए। बैक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, शोल्डर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वो मसल्स आपको ज्यादा फायदा करेगा आर्चरी में। हाउ मेनी टाइम्स एक एक्सरसाइज के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए? ये भी अलग अलग वेरी करता है, लेकिन अगर आप रिपीटेशन, अगर आप जैसे सपोज आप किसी एक्सरसाइज के लिए 5 रिपीटेशन करते हैं और 5 रिपीटेशन के साथ अगर आपने 3 से 4 सेट का प्लान किया है तो 2 मिनट का रेस्ट काफी होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है एक आया है कि मैं फीमेल आर्चर हूँ, 20 इयर्स एंड अबव मेरा एज है, मेरा कितना वेट से स्टार्ट करना चाहिए हमें ट्रेनिंग करना जिम में? तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके वेट के अकॉर्डिंग इस चीज को जस्टिफाई करना गलत होगा, क्योंकि आपका जो वेट जो होता है और आपका जो मसल का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग अलग होता है। अगर एक ह्यूमन बीइंग है वो 100 केजी का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो एक एथलीट है उसका वेट अगर 60 केजी 70 केजी है तो उसका जो पावर है वो उससे कम होगा। तो वेट से हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रही हैं तब आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकती हैं। अगर आप स्टार्ट कर रही हैं तो आप लाइट वेट के साथ काम करना शुरू करें, धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बताया ग्रेजुअली आप 0.5 करके आप इंक्रीज करेंगे। एक टाइम पीरियड के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एक अच्छा स्ट्रेंथ डेवलप हो गया है। तो अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करें। एक ऑप्टिमम लोड के लिए कितना रेपिटेशन करना चाहिए? एक ऑप्टिमम लोड के लिए आप 5 से 10 या 5 से 8 रिपीटेशन कर सकते हैं सर। वेट ट्रेनिंग सेशंस के बीच में, 2 वेट ट्रेनिंग सेशन के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए? वेट ट्रेनिंग सेशन ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते, ऑल्टरनेट डे पे करना चाहिए एक्चुअली। अगर एक ट्रेंड आर्चर है, हम लोग भी कराते हैं, तो हम डेली वेट ट्रेनिंग नहीं रखते हैं। हम वेट ट्रेनिंग, अगर जैसे मंडे हमने वेट ट्रेनिंग कराया तो नेक्स्ट डे हम कुछ और ट्रेनिंग कराते हैं, उसके नेक्स्ट डे हम वेट ट्रेनिंग वापस रख सकते हैं। अगर वो अनट्रेंड आर्चर है तो उसको कम से कम 3 दिन का गैप, 2 दिन का, 3 दिन का गैप देना चाहिए। अगर आर्चर बिल्कुल भी कभी कोई स्ट्रेंथनिंग या किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं किया है तो वीकली वंस गुड इनफ। Which session is good for physical fitness training, morning or evening? कब? ये आर्चर के लिए मैंने रिकमेंड किया है कि अगर वो इवनिंग में करता है तो उसको रिकवरी टाइम ज्यादा मिलता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अगर आप मॉर्निंग में फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपका मसल और बॉडी टायर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्किल प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप शूटिंग करेंगे तो आप अपने फॉर्म को खराब कर लेंगे। तो मैंने रिकमेंड किया है कि आप इसको शाम को करें। इस शाम को जब आप करके आप पूरी तरह से स्ट्रेच करके रिकवर करके आप रूम में जाएं, खाना खाएं और रेस्ट करें, सो जाएं, पूरी रात आपको मिलती है तो आप अच्छे से नेक्स्ट डे के लिए रिकवर हो सकते हैं। How much important is isometric, isotonic and functional training? आर्चरी में जैसे मैंने बताया सर, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैंने स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाया है। फिर भी अगर आप एडिशनल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे मैंने एजिलिटी की भी बात की थी, तो एडिशनल जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियल एक्सरसाइज हैं, एडिशनल एक्सरसाइज आपको नुकसान नहीं देंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी। बट जो मेन एक्सरसाइज है वो आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको मदद करता है। तो ये 3 चीजें जो आपने बताई हैं, आप इनके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इनका इंपॉर्टेंस जरूर है, बट जो एक्सरसाइज इस स्लाइड्स में मेंशन की गई हैं वो ज्यादा जरूरी है। What is the importance of unilateral weight training in archery? Sorry sir? What is the importance of unilateral weight training in archery? Unilateral? जी, ये मे भी क्वेश्चन काफी क्लियर नहीं है। यूनिलेटरल के मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो या
अगर बोल रहे हैं कि ओनली वेट ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे हैं कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग करें, तो फिर उसके बारे में आप बोल सकते हैं। अगर वेट ट्रेनिंग की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि वेट ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस है, बट वेट ट्रेनिंग से सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही जरूरी नहीं है। आप अगर ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। वेट ट्रेनिंग आपके पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करने के लिए बनाया जाता है। जो वेट स्टेशंस होते हैं, वेट्स होते हैं, वो उनके माध्यम से आप अपने जो स्पेसिफिक मसल्स हैं जिनको आप ट्रेन करना चाहते हैं उस पर आप ज़्यादा लोड दे सकते हैं और उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। कृपया आप बताएं कि कूलिंग डाउन एंड वार्मिंग अप क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। वार्मिंग अप, देखिए आप एक सपोज आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक 12 से 14 घंटे का ब्रेक लेके आते हैं। तो जब हम एक्टिविटी बंद कर देते हैं तो हमारे जैसे नॉर्मल आप जानते हैं कि हर जॉइंट्स में कुछ ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं जिनका बहना बंद हो जाता है, जो फ्लो करना बंद हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में सीधे उठ के आते हैं और आप एकदम से वर्कआउट शुरू करेंगे तो जो जॉइंट्स हैं वो ब्लॉक रहते हैं, लुब्रिकेंट्स अच्छे से निकले फ्लो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप जल्दी इंजरी में चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ग्रेजुअली वार्म अप करना चाहिए। स्ट्रेचिंग भी करते हैं तो उसका रेंज ऑफ मोशन फाइनल रेंज ऑफ मोशन नहीं होना चाहिए, वो आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते हैं जिससे कि सोए हुए बॉडी को धीरे धीरे करके हम ग्रो अप करते हैं, धीरे धीरे जगाते हैं, लुब्रिकेंट्स फ्लो करना शुरू करते हैं, मसल के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होती है, बॉडी के अंदर थोड़ा बॉडी गर्म होता है, वार्म होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बॉडी वार्म हो जाता है, मसल रेडी हो जाते हैं, तो आप इंजरी से बच जाते हैं। और कूलिंग डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, एक तरह का एसिड होता है। तो जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो वो धीरे धीरे कूलिंग डाउन के माध्यम से हमारे स्वेटिंग के जरिए धीरे 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 आउट हो जाता है। ये अगर आउट नहीं होता है तो कभी कभी आप ध्यान दें, जब आप एक्सरसाइज करके बॉडी कूलिंग डाउन अच्छा नहीं करते हैं तो आपका जो मसल है वो स्टिफ हो जाता है, और जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं, जब आप नॉर्मल कोई भी काम करते हैं तो पेन करता है बहुत ज्यादा। तो वो उसका रीजन ये होता है कि जो वो एसिड है वो वहीं पे स्टोर हो गया, वो हमने निकाला नहीं उसे स्ट्रेचिंग और कूलिंग डाउन के माध्यम से, तो हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें कूलिंग डाउन भी प्रॉपर करना चाहिए। What is the process of breathing pattern during exercise? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिए ब्रीदिंग पैटर्न पे पर्टिकुलर फोकस करके आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करिए। जैसे सपोज मैंने बहुत सारे एथलीट को देखा है, एथलीट नहीं, मैंने बहुत सारे जैसे जो पैशनेट होते हैं, जो सिविल में जिनको एक पैशन होता है कि हमें वर्कआउट करना है, तो मैं देखता हूँ कि वो ब्रीदिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। बट आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है ब्रीदिंग के लिए। आप सपोज वॉक कर रहे हैं तो बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो अपने आप लेगा, वो अपने आप उसको इंटेक करेगा, वो लेगा और अपने आप उसको, जब उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बनता है उसको बाहर फेंक देगा। तो जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं, जैसे आप वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग करते हैं तो बॉडी एक नेचुरल तरीके से ब्रीदिंग लेता है। तो आप हमेशा नेचुरल चीजों पे फोकस करें, उसको आर्टिफिशियल ना बनाएं। जब आप चलते हैं तो एक नेचुरल ब्रीथ आपको जितनी इंपॉर्टेंट होगी बॉडी को वो उतना ऑक्सीजन ले लेगा। आप दौड़ते हैं तो जितना आपके बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा। हाँ, अगर आप एथलेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो स्पेशली हार्ट रेट और लंग कैपेसिटी पे काम करते हैं, तो वो हार्ट बीट के साथ काम करते हैं। आर्चर के हार्ट बीट पे काम करेंगे कि तुम्हारा ये पेस होना चाहिए, इस पेस पे आपका 140 टू 160 हार्ट बीट होना चाहिए, 160 टू 180 हार्ट बीट पर मिनट होना चाहिए। बट आर्चरी के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल ट्रेनिंग करिए और नेचुरल ब्रीथ को फॉलो करिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। एक चीज जो आपको बता दें, एक सिंपल मूल मंत्र जो सबको पता होना चाहिए कि जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो ब्रीदिंग करना चाहिए। तो जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं, जब आप एनर्जी यूज करते हैं, दैट इज द टाइम यू रिक्वायर एनर्जी। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप एनर्जी, जब कोई चीज को लिफ्ट करेंगे, एनर्जी चाहिए तो ब्रीदिंग होना चाहिए, और जब उसको लेट डाउन करते हैं तो दैट इज एक्सेलिंग आउट करते हैं। आज भी आपने देखा, जब आप बो को पुल करना स्टार्ट करते हैं, आप ब्रीथ करते हैं, एक्सपेंशन के बाद जब आप फॉलो थ्रू करते हैं तो आप लेट डाउन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला कि कैसे, क्या कंपटीशन के पहले कैसे टेपर करना चाहिए अपने फिजिकल कंडीशनिंग को। कंपटीशन के पहले सर, कंपटीशन के पहले आपका फिजिकल कंडीशनिंग को कैसे टेपर डाउन करना चाहिए? आप सर के दौरान कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? ओके, देखिए कंपटीशन फेज में, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैड्रिड गया था, स्पेन।
तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस था वहां पे कि जो भी टीम वार्म अप करती है वहां कोई एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, कोई नई एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आप जिस एक्सरसाइज को करके वार्म अप करते हैं नॉर्मल ग्राउंड में, उसी एक्सरसाइज को वहां फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि आप कोई एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे वो बॉडी एट द मोमेंट एडॉप्ट नहीं करता है। तो जब आप कंपटीशन में जाते हैं और वहां पे बिफोर कंपटीशन आप अपने आप को वार्म अप करते हैं, तो आप उसी एक्सरसाइज को फॉलो अप करें जो आप हमेशा से ग्राउंड में करते हैं, कोई नई चीज वहां पे मेंशन ना करें। थैंक यू नीलेश जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सब लोग के आंसर्स को आपने बताया, और मेरे ख्याल है कि जितने भी कोचेज हैं, जितने भी आर्चर्स हैं, इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। आपने जो प्लान बना के दिया है, जो आपने डिफरेंट कोर के एक्सरसाइज बताएंगे, उन सब का फायदा उठाएंगे। और ये पीपीटी आप हमने शेयर करेंगे सबके साथ कि कल वो कोई भी सेंटर में हो, इनकी जरूरत के हिसाब से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकता है, कूलिंग डाउन कर सकता है, कोर मसल्स की एक्सरसाइज कर सकता है। ये सब पिक्चर फॉर्म में हम लोग ने डाला हुआ है पीपीटी में, कि हर आदमी इसका फायदा उठा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साई का, भारतीय खेल प्राधिकरण का, अपने कोचेस डेवलपमेंट कमेटी का, कि उन्होंने ये प्रोग्राम आपके सामने लाए। आप लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। और अगला जो प्रोग्राम होने जा रहा है आज 2 बजे होगा, वो वीडियो एनालिसिस होगा, जो कि हमारे हाई परफॉर्मेंस मैनेजर मिस्टर कमलाकर रेड्डी आपको बताएंगे, जो सॉफ्टवेयर मार्केट में है उस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी से पता कर पाए हमारे जो बॉडी को, और कैसे अच्छा हाई एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। तो फिर से आपको बता दें, ऑनलाइन एग्जाम होंगे 30 और 31 को, कृपया उसके लिए तैयारी करें। सब पीपीटी शेयर किए जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल टाइप, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे 2 बजे, आज फिर मिलेंगे आपको मिस्टर कमलाकर रेड्डी जी के साथ। और फिर परसों हमारा लास्ट सेशन होगा, जहां पे हम लोग बताएंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि एटीट्यूड, बिहेवियर, क्या हम वर्ल्ड चैंपियंस, क्या हम स्पोर्ट्स